हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेट जीरो कमिटमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया ने ये कमिटमेंट की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या क्या इसके एम है तो उसको हम पढ़ते हैं जी। इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल रीच कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070। ये डाटा आपने याद रखना है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी गेन कर लेंगे। न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन की एमिशन नहीं करनी। इसका मतलब है जितनी करनी है उतनी अब्जॉर्ब भी कर लेनी है, उतना सिस्टम से निकाल भी देना है। एज ए पार्ट ऑफ एक्शन प्लान दैट इंक्लूडेड रिड्यूसिंग एमिशन टू 50% बाय 2030। और इसी के तहत एक बड़ा हमारा बेसिकली एक एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो उसके तहत मेन एम है कि हमने कार्बन न्यूट्रलिटी 2070 तक अचीव कर लेनी है, ये एक बात। और इसी के अंदर दूसरा एक हमारा है कि कम से कम 50% जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, जहां हम कह दें कि हमने अपना एमिशन की रिडक्शन करनी है, कम से कम 50% 2030 तक कर लेनी है। क्या? रिड्यूसिंग एमिशंस, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस की एमिशन है वो 50% तक हमने रिड्यूस कर देनी है। कब तक? 2030 तक। ये दो एम है हमारे, आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है जी। आगे बात आती है जी इसके बेनिफिट और अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखो, मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया की नेट जीरो कमिटमेंट है ना के क्या अचीवेबल है, क्या ये एम्बिशियस है, इंडिया को और क्या क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपके पास मैटर होगा तो आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आंसर लिख पाओगे। बेनिफिट्स की बात कर लें जी। क्लियर पॉलिसी सिग्नल, हमने सीधे सीधे अपना एम निश्चित कर लिया कि इतना हमने करना है। तो जब हमारे सामने प्रॉपर टारगेट होंगे, टाइम बाउंड टारगेट होंगे कि इतने समय में इतना हमने काम करना है, तो क्या होगा कि हमको एक रोड मैप तैयार करने में आसानी होगी। इट विल हेल्प इन बेटर एक्सेस टू इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पर कहेंगे देखो जी हमारा ये प्लान है, तो वहां से जो फंडिंग है वो लेने में और दूसरा टेक्नोलॉजी लेने में हमको सहायता मिलेगी। देखो ये दो शब्द आपने याद रखने हैं। जब आपने रिडक्शन करनी है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी मशीनरी है जहां जहां पर ईंधन यूज होता है, उनको ऐसे टेक्नोलॉजी से हमने बनाना है कि हमारी आउटपुट, हमारा जो पोल्यूशन, जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है, कम निकले। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब ये टेक्नोलॉजियां इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में उतनी नहीं होती। डेवलप कंट्री में ये टेक्नोलॉजीज है तो हमने वहां से लेनी है, ठीक, तो वो हमारी हेल्प करेंगे। और दूसरी बात होती है जी फंडिंग की। इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए इंटरनेशनल फंडिंग की भी जरूरत होती है। तो जब हमने क्लियर रोड मैप बता दिया, क्लियर पॉलिसी सिग्नल दे दिए वर्ल्ड को, तो फिर हमको इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और फंडिंग की एक्सेस में, उसकी, है ना, इसको हासिल करने में भी आसानी होगी। ठीक है जी। इंडिया कैन जंप इनटू न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो जब इस रोड मैप को हम पूरा करेंगे, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि एमिशन का रिडक्शन होगा। तो जो हमारी, हम किस में चले जाएंगे? न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी, मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजियों का यूज करना कि एमिशन कम हो। दिस कैन क्रिएट मोर रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो इससे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा, क्यों? क्योंकि ये अधिक सस्टेनेबल होगी। अच्छे ढंग की टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन नहीं होगी, तो हमारी इकोनॉमी भी क्या होगी? सस्टेनेबल होगी। और हम दूसरे को कह सकते हैं देखो जी हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं, कि हमने डेवलपमेंट भी की है पर साथ में हमने एमिशन भी इतना नहीं प्रोड्यूस किया। आगे है जी ग्रीन स्टैंप। जब हमको ग्रीन स्टैंप मिल जाएगी, हाँ भी, कि ये पोल्यूशन नहीं कर रहे, इट विल हेल्प आल्सो, है ना, टू फाइंड बेटर मार्केट एक्सेस। तो जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, तो जब हम उसको बेचेंगे तो उसमें एक टैग लगा होगा कि हाँ भी हमने इसकी प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह कम एमिट की है। तो इससे क्या होगा? हमको मार्केट एक्सेस मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट अच्छे ढंग से बिकेंगे, हमको एक ब्रांड मिलेगा। एडिशनल जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन द रिन्यूएबल सेक्टर्स। तो हम रिन्यूएबल सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजियां, ताकि हमारा
ग्रीन हाउस गैसेस कम निकले तो उससे क्या होगा, जॉब्स भी क्रिएट होगी। ये भी बात हुई। आगे है जी चैलेंजेस, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। मोर देन 70% ऑफ आवर एनर्जी इज कोल बेस्ड, ये आपने याद रखनी है। एट प्रेजेंट हम जो एनर्जी यूज करते हैं उसमें 70% से अधिक क्या है, कोल बेस्ड है, मतलब फॉसिल फ्यूल वाली। सो ट्रांजिशन विल नॉट बी इजी, तो इतनी बड़ी अमाउंट को आप एकदम कह दो कि हमने अब ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन करनी है, तो ऑलरेडी जो सेटअप सिस्टम है इतने मतलब पूरे इंडिया में टोटल 70% से ज्यादा कोल बेस्ड हमारी क्या है, एनर्जी है। तो इसकी ट्रांजिशन इतनी आसान नहीं होती, तो आपने ये वाला डाटा याद रखना है। ठीक है जी, देखो आप 72% है ना, 72%, 73% इतना याद करने के बजाय मोर देन 70% ऐसे कुछ याद रखा करो, ताकि आपको मेंस में रिकॉल करने में आसानी होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर इज वन ऑफ द मेन एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, खासतौर पर मीथेन। ठीक है जी, पैडी कल्टीवेशन से मीथेन बहुत निकलती है। फॉर एग्जांपल थ्रू पैडी कल्टीवेशन एंड बर्निंग पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट, तो जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे कटाई कर देते हैं, तो जो भूसा वगैरह बचा है खेत में, स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ वगैरह, तो हम उसको आग लगा देते हैं, तो उससे भी CO2 वगैरह निकलती है। और पैडी कल्टीवेशन में खासतौर पर दलदली एरिया बन जाता है तो मीथेन निकलती है। तो ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस ही तो हैं, एंड रिड्यूसिंग दीज ग्रीन हाउस गैसेस इज ए चैलेंज। तो इस सेक्टर में भी रिडक्शन करना ग्रीन हाउस गैसेस का अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक, तो इतना आसान नहीं है। ये देखिए मैंने एक बार लिख दिया ग्रीन हाउस गैसेस, तो ब्रैकेट में लिख देना आपने GHG। ठीक, तो बस GHG ही बाद में लिखना है आपने मीन्स में। रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम लाइफ स्टॉक सेक्टर इज अनदर चैलेंज, हमने पहले पढ़ा कि जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है हमारा, ठीक, जैसे हमारे जो पशु है जब वो चारा खाते हैं तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में है ना विघटन जब होता है चारे का, है ना, डिग्रेडेशन होती है, तो उसमें मीथेन निकलता है। और इसके अलावा भी जो वेस्ट, उनके वेस्ट से और प्लस उनकी जो जब मीट हम लेते हैं तो उससे भी जो वेस्ट निकलता है, मीट वेस्ट, उसके विघटन से भी मीथेन निकलती है। तो मीथेन बहुत अधिक क्या है, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो ये भी एक दिक्कत है। इंडिया हैज नॉट रीच्ड पीक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एक बात है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है। बाकी डेवलप्ड कंट्री ने तो पीक अचीव कर लिया है, पर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने अभी पीक नहीं अचीव किया, तो इसलिए हमने अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होगा, क्योंकि वहां पर जब एनर्जी की डिमांड को पूरा करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, उनको जलाएंगे हम। रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एमिशन विल डायरेक्टली इंपैक्ट इकोनॉमी एंड जॉब्स, इस सेक्टर में अगर हमने रिडक्शन की बात करने लग गए तो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट होगा और जॉब क्रिएशन को भी इम्पैक्ट होगा। देख बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए, और मेंस में सीधे सीधे आपने ऐसे लिख देने हैं, बहुत काम आएंगे आपको। फिर क्या करना चाहिए, स्टेप्स रिक्वायर्ड, फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो। मीन आपने बिल्कुल भी ग्रीन A to Z ग्रीन एनर्जी नहीं ले आनी भी, जैसे आपने एमिशन करना भी है उतने लेवल का करें कि सिस्टम से क्या हो जाए, हम सिस्टम उसको अब्जॉर्ब कर ले। डेवलपमेंट हमने बिल्कुल भी छोड़ नहीं देनी और इतना अधिक पोल्यूशन भी नहीं कर देना कि अनसस्टेनेबल हो जाए, ये बात। फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है ना, जो हमारी जैसे मान लो कि फ्यूल हम यूज करते हैं, तो कोशिश हो कि फ्यूल ऐसे यूज हो कि अधिक एनर्जी प्रोडक्शन हो और वेस्ट कम हो, पोल्यूशन कम प्रोड्यूस हो। ठीक है जी, एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस होना चाहिए। यूज ऑफ बायोफ्यूल्स, जैविक ईंधनों पर फोकस हो, इसको यूज करो। और जो हमने कार्बन पैदा किया है उसका सीक्वेस्ट्रेशन करो, उसको वापस सेफ जोन में डाल दो, उनको सिस्टम में एटमॉस्फेयर वगैरह में ना रहने दो, उनको स्टोर कर दो। ठीक, और कार्बन प्राइसिंग, अगर आप कार्बन के कुछ प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, ठीक, और पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्राइस लगाओ ताकि कार्बन प्रोडक्शन को डिस्करेज किया जा सके, ये बात। स्विचिंग टू हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ जाओ, क्योंकि हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन जब जलता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर
आउटपुट क्या देता है, एनर्जी के साथ साथ वाटर बना देता है, तो हानिकारक पोल्यूशन नहीं होता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करो, ये बातें होगी। इंप्रूवमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, R&D पर फोकस करो, रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट करो। R&D पर क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियां लेकर आओ जिससे क्या हो, एमिशन कम हो और हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकें। न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस करो। मोबिलाइज क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट से निपटने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो वर्ल्ड लेवल पर प्रेशर बनाए डेवलप्ड कंट्रीज पर भी, बाकी कंट्रीज पर भी, कि हम एक ऐसा फंड तैयार करें जिससे हम क्लाइमेट के साथ लड़ सके। प्रॉपर ग्रिड कनेक्शन, जैसे होता क्या है ना कि आपने रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर ली, पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। बेसिकली क्या होता है ना, एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए प्रॉपर कनेक्शन सिस्टम बनाना पड़ता है, उसे कहते हैं ग्रिड कनेक्शन, तो ताकि एनर्जी की प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो। अगर किसी ने अपने घर के ऊपर सोलर सेल लगाए हैं, तो अगर वो एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पास ऐसी सहूलत हो कि वो सरकार को बेच सके या सरकार सीधा सीधा उसने खरीद सके। रिड्यूस करो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, जब एनर्जी की ट्रांसमिशन होती है, ठीक, और डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ऑलमोस्ट 50% के करीब हमारी एनर्जी इसी में लॉस हो जा रही है, ठीक है ना, तो ऐसे लॉसेस को भी कम करना है। बस आगे कंक्लूड कर दो। टू फीड अप पॉपुलेशन एंड क्रिएट जॉब्स, ठीक है ना, फूड के लिए और जॉब क्रिएट करने के लिए वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये मेरा कंक्लूजन है, आप अपने हिसाब से कंक्लूजन भी लिख सकते हो, ठीक। अच्छा जी, रिच कंट्रीज शुड ट्रांसफर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजीज सो दैट क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्टेप्स कैन बी टेकन। जो अमीर देश है उनको चाहिए क्या करे, वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का ट्रांसपोर्टेशन करे, किसको, डेवलपिंग कंट्री को, ताकि प्रॉपर मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्टेप हम उठा सके। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आपने जरूर लिखने हैं, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजीज, है ना, ये सब चीजें लिखकर इनको अंडरलाइन कर देना है, फाइनेंस को, टेक्नोलॉजी को, ये वाले, ठीक। तो ये आप कुछ एक डायरेक्शन देते हुए क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन आता है जी, आर नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट एडवाइजेबल फॉर इंडिया। तो जी हमने जो नेट जीरो एमिशन की बात की है, क्या वो इंडिया के लिए एडवाइजेबल है? ऐसे ओवरऑल एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका क्या आंसर दे। पहले तो क्वेश्चन के कीवर्ड्स को थोड़ा सा बता देना है आंसर देते समय। नेट जीरो आउटपुट मींस, इसका क्या मतलब है नेट जीरो का? ऑल मैन मेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जितना इंसान ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है, मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखा, जहां कीवर्ड है रिमूव्ड, ऐसा नहीं है कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन बंद कर देना है, प्रोडक्शन करना है पर उसको रिमूव कर देना है जो आउटपुट ग्रीन हाउस गैसेस आई हैं। अचीविंग नेट जीरो एमिशंस आर नॉट इजी फॉर इंडिया ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, जो हमने यहां पर भी कंक्लूड किया था कि इंडिया के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है, तो उस हिसाब से आपने ये लिख देना है कि ये इंडिया के लिए इजी नहीं है और इसलिए ये एडवाइजेबल भी नहीं है, ठीक। इजी क्यों नहीं है? ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, हमने पढ़ा कि हम क्या है, अभी अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीक पर नहीं गए और अपने देश के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, जॉब की क्रिएशन भी करनी है, तो इसलिए हमें क्या है, एनर्जी की नीड है, और बढ़ती पॉपुलेशन को की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी एनर्जी की नीड और ज्यादा है, इसलिए ग्रोइंग एनर्जी नीड है जी हमको, तो हम एमिशन का रिडक्शन नहीं कर सकते। इंडिया नीड्स फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू रिमूव पॉवर्टी, हमारे देश में गरीबी बहुत है, इसको हटाने के लिए हमको बहुत अधिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है और इनको एम्प्लॉयमेंट भी देनी है हमने, ये बात हो गई। इन डेवलप्ड कंट्रीज एमिशंस हैव ऑलरेडी रीच्ड पीक, तो डेवलप कंट्री ने अपना एमिशन पूरा कर लिया है। हिस्टोरिकल आप अगर देखो तो वो पहले से एमिट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना पीक एमिशन कर लिया है। अब इंडिया जैसे देश अभी शुरुआत कर रहे हैं, मीन चल रहा है काम, अभी हमने पीक नहीं अचीव किया, तो डेवलप्ड कंट्री कैन गो फॉर नेट जीरो, वो नेट जीरो की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पीक अचीव कर लिया है। इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया विल हैव टू गो ए हाई ग्रोथ फेज, तो हमको अभी अपनी ग्रोथ चाहिए, हाई ग्रोथ चाहिए।
वी हैव टू रिलाई ऑन अनसर्टन टेक्नोलॉजीज फॉर एमिशन कट। हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम कैसे एमिशन कट कर सकते हैं, ठीक है जी। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस नहीं है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये भी इशू है। तो ऐसी चीजें लिखकर फिर बाद में आपने कंक्लूड कर देना है, इंडियाज एनर्जी सिस्टम इज अंडरगोइंग ए मैसिव शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड टू रिन्यूएबल एनर्जी। हम काफी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने कह दिया कि हम बिल्कुल भी एमिट नहीं कर रहे हैं। तो हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया कि इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है, कर रहे हैं, किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की रिडक्शन के लिए। पर हम कोई अपने ऊपर जो है कंपल्सरी, जो बाध्य नियम नहीं थोप सकते, ठीक है। दिस विल अलाउ अस टू मीट एंड इवन ओवर कंप्लाई विद अवर 2030 टारगेट्स। तो जो हम काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमने जो टारगेट तय कर रखे हैं उसको आसानी से मीट भी कर लेंगे और उनसे अधिक ही प्राप्त करेंगे, जो हमारे टारगेट्स को ओवर कंप्लाई करेंगे। while also ensuring developmental benefits, डेवलपमेंट भी साथ साथ चलती रहेगी, सच एज डेवलपिंग ए वाइब्रेंट रिन्यूएबल इंडस्ट्री, है ना, उसके साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी भी डेवलप कर लेंगे। एट प्रेजेंट ए नेट जीरो प्लेज इज नॉट एडवाइजेबल फॉर इंडिया। तो एंड में लिख देना है कि हम हमारे देश के लिए एडवाइजेबल नहीं है एट प्रेजेंट, ठीक। क्या नेट जीरो प्लेज, प्लेज मतलब कि आपने पूरी फुली कमिटमेंट कर दी, आपके ऊपर बाध्य है, ऐसे हम अपने ऊपर ऐसे कंपल्शन नहीं ला सकते अभी। ये बात हो गई। आगे क्वेश्चन है जी, क्लाइमेट फाइनेंस एंड अडेप्टेशन मेजर्स। क्लाइमेट से निपटने के लिए फाइनेंस चाहिए हमको, हम बार बार बात करते हैं, और अडेप्टेशन के लिए हम क्या क्या मेजर्स लेकर आ रहे हैं, ऐसी कुछ बातें अब हम डिस्कस करेंगे। पहले क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में लिख दो, क्या है जी ये, क्लाइमेट फाइनेंस इज नीडेड फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एक्शंस। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उसके इफेक्ट को मिटिगेट करना जरूरी है, उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी है। तो मिटिगेशन और अडेप्टेशन एक्शन के लिए पैसा चाहिए, माया चाहिए। दैट विल एड्रेस क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। फॉर मिटिगेशन मीन्स, मिटिगेशन का क्या मतलब हुआ, ठीक है, कम करना। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एमिशंस, ठीक है। ऐसे पैसे की इतनी इन्वेस्टमेंट करो कि हम अपना एमिशन को रिड्यूस कर दें। फॉर एग्जांपल डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है ना, ऐसे सोर्सेस एनर्जी के यूज करो, ऐसे डेवलप करो जो कि रिन्यूएबल हो, जो कि ग्रीन हाउस गैस की एमिशन ना करते हो, एमिशन कम हो गई। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक, ऐसी टेक्नोलॉजियां लेकर आओ ताकि एमिशन वैसे भी कम हो, फ्यूल अच्छे ढंग से जले, ठीक है जी। और अगर सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड आ भी गया है तो उसकी क्या करो, कैप्चरिंग करो और स्टोरेज कर दो। ये सब किस में आता है, मिटिगेशन में, ठीक है जी। और अडेप्टेशन, अडेप्टेशन में क्या आता है कि हमने अपने आप को अडेप्ट करना है क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के अनुसार। फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर अडेप्टेशन टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज के विपरीत परिणाम है, एडवर्स इफेक्ट्स है, उनको अडेप्ट करने के लिए फाइनेंस लगाकर हम अपने आप को अडेप्ट कर ले। कैसे, फॉर एग्जांपल चेंज इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ऐसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना दो कि हमको एनर्जी की कंजम्पशन कम करनी पड़े, सूरज की रोशनी ऐसी आए कि हमको कम लाइट्स जलानी पड़े, है ना, और प्रॉपर हवादार हो ताकि अल्टीमेटली हमको एनर्जी की कंजम्पशन कम करनी पड़े। क्रॉपिंग पैटर्न ऐसे लेकर आओ कि अगर किसी एरिया में क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी बढ़ रही है तो वहां पर ऐसी क्रॉप बोएं जो अधिक क्लाइमेट को सह सके, इस प्रकार क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करो। डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज, ऐसी क्रॉप वैरायटी डेवलप करो जो कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी क्या है, अपने आप को रेजिलिएंट कर ले। रेजिलिएंट मतलब कि जो एडवर्स इफेक्ट्स है उसको भी सह सके, ठीक। तो ये है किसमें आते हैं, अडेप्टेशन में, हमने समझ लिया। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, वेरियस मैकेनिज्म्स टू अचीव क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस को अचीव करने के लिए वेरियस मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं। पहला है जी मल्टीलेटरल फंड्स। मल्टीलेटरल का मतलब वैश्विक स्तर पर डिफरेंट कंट्रीज के सहयोग से। फॉर एग्जांपल ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, अडेप्टेशन फंड्स, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये कुछ फंड हैं
जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है। किससे निपटने के लिए? क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम देयर नेशनल बजट्स। ये भी है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी सीधा सीधा फंड प्रोवाइड करते हैं, ये भी एक सोर्स हो गया। इट इंक्लूड्स असेस्ड एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। इसमें वो अपने हिसाब से वॉलंटरी मतलब बिना किसी कंपल्शन के भी देते हैं फंड, और असेस्ड मतलब भी हम किसी फार्मूले के तहत, कैलकुलेशन के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपने इतना पैसा देना है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ये बात हुई। नेचुरल सोर्सेस, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक कार्बन टैक्सेस। हम अपने ही देश में जो अधिक कार्बन का प्रोडक्शन करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दो ताकि डिस्करेज करें, कार्बन की प्रोडक्शन ना होने दे, मिटिगेशन हो जाए। फेजिंग आउट द फॉसिल फ्यूल सब्सिडी। तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो सब्सिडी है, जिससे क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल सस्ता मिल जाता है जनता को, वो सब्सिडी हटा दो ताकि जनता डिस्करेज हो। किसके लिए? फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन के लिए। फंड्स कलेक्टेड इंटरनेशनली इन द परस्यूएंट ऑफ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर भी जो फंड आते हैं वो भी क्लाइमेट फाइनेंस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन प्राइसिंग फॉर इंटरनेशनल एविएशन। इंटरनेशनल जो जहाज जहाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जो उड़कर, तो उसके ऊपर भी क्या है, कार्बन की प्राइसिंग लगती है। उसके ऊपर भी कार्बन, क्योंकि वो कार्बन अमिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा, तो वहां से भी पैसा आता है। कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो जिस प्रोडक्ट पर अधिक कार्बन जिस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए अधिक कार्बन यूज हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह निकली हैं सिस्टम में, तो उनके ऊपर, उन प्रोडक्ट का जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो बॉर्डर पर उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगता है। ये भी एक बात हुई। प्राइवेट सेक्टर फंड, प्राइवेट सेक्टर से फंड भी आता है क्लाइमेट से लड़ने के लिए। नॉन कंसेशनल लोन्स, ठीक है, ठीक, लोन वगैरह कर्जा भी ले सकते हैं, ये चीजें हैं। स्टिल ये सब चीजों के होने के बावजूद भी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्लाइमेट चेंज। तो फिर भी कोई एक पक्की कारगर डेफिनेशन नहीं है किसके ऊपर कि क्लाइमेट चेंज है क्या। फॉर इंक्रीजिंग ट्रस्ट एंड स्केलिंग अप कलेक्टिव एक्शन, है ना, क्लैरिटी ऑन डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इश्यूज इन ए कंसल्टेटिव वे इज नीडेड। ठीक है ना, आम जनता में ट्रस्ट हो, तो इसलिए क्या है, कोशिश करो कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, इन सब चीजों के ऊपर क्लैरिटी आए। ठीक है, और है ना, और इसकी अकाउंटिंग की इशू भी है, भी कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग भी होनी चाहिए। ये सब चीजें नीडेड है। इसके अलावा आप खुद से लिख सकते हो कि डेवलप कंट्री के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए डेवलप कंट्री का ज्यादा विकास, है ना, विकसित देशों का ज्यादा फर्ज है कि वो विकासशील देशों को फाइनेंस की हेल्प करें। डेवलप कंट्री का ज्यादा फर्ज है कि वो डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करें। ऐसा कुछ आपने लिख देना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, शुक्रिया, नमस्कार।